अमीर परिवार वर्सेस गरीब परिवार की बेटी। तुम जैसे गरीबों की फितरत होती है पीठ में छुरा भौंकने की, एहसान फरामोश लड़की, तू जितनी सफाई दे दे सच नहीं बदलेगा। माँ बाबा मेरा यकीन कीजिए, ये लोग मुझ पर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है। ये लड़की, तेरे इस मगरमच्छ जैसे मोटे मोटे आंसू देखकर तेरे गरीब परिवार वाले पिघलते होंगे, हम जैसे अमीर नहीं, समझी तू? गुस्सा दिखाते हुए रोमा गरीब आरोही की कलाई मोड़ देती है। सच बोलती है कि नहीं, वरना तेरा हाथ तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगी। माँ बाबा बचाओ। तभी रामू प्रसाद बीच में पड़ते हुए गुस्से के मिजाज में बोलते हैं, आखिर आप अमीर लोगों का मसला क्या है? हाथ छोड़ो मेरी बच्ची का, बहुत सहकर देख लिया हमने तुम्हारा। जी जाने दीजिए ना, बात को आगे बढ़ाने से क्या फायदा है? नहीं सीता, इन अमीर लोगों का बहुत हो गया। आखिर क्यों मेरी बेटी इन लोगों से डरकर और दबकर रहेगी? हमने क्या इनका कर्जा ले रखा है? अपनी खुद की बेटी तो इनके बस में नहीं है। रामू अब तुम ज्यादा बोल रहे हो, मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज मत निकालना। सही बोलती है मेरी पत्नी, तुम गरीब लोग एहसान फरामोश होते हो, गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हो। सोसाइटी का सबसे इज्जतदार और अमीर हर्ष मेहता का परिवार और दूसरी तरफ गरीब राम प्रसाद में लड़ाई हो रही है। मोहल्ले के लोग लड़ाई देखकर चुटकी ले रहे थे। कुछ चुगलखोर लुगाई एक दूसरे से खुसर फुसर कर रही हैं। लेकिन आखिरकार अमीर गरीब परिवार में हो रहे इस कलेश की जड़ क्या है, ये जानने के लिए हमें कहानी को शुरू से देखना होगा। मंगोलपुरी का मोहल्ला दो भागों में बटा हुआ है। बीचों बीच एक रोड जा रहा है। रोड के इस पार गरीबों की कॉलोनी है जहां कच्चे मकान हैं जिसमें लोग किराए पर रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट एनक्लेव की महंगी सोसाइटी है जहां अमीर हाई क्लास की गिनती में आने वाले लोग रहते हैं, जिसमें से एक हर्ष मेहता का परिवार है जिसमें सबसे घमंडी उनकी इकलौती बेटी पूर्वी है। बात बात में घमंड दिखाना, नखरे करना उसकी पुरानी आदत है। दूध की तरह चमचमाते डाइनिंग टेबल पर अमीर परिवार नाश्ता कर रहे हैं। वाह हरि प्रसाद जी, आपने तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट मेथी के पराठे बनाए हैं। साथ में ये आलू की ग्रेवी वाली सब्जी भी गजब की बनी है। धन्यवाद मालिक, आपको खाना पसंद आया, मेरी मेहनत सफल हो गई। हरि प्रसाद जी, आपको कितनी बार कहा है मुझे मालिक ना कहा करें। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। वैसे पूर्वी कहाँ है? सुबह के 9:30 बज रहे हैं, अभी तक नाश्ते के लिए नहीं आई। रोमा जी, कहाँ है आपकी लाडली? हर्ष, आप तो जानते हैं पूर्वी लेट उठती है और लेट से ही नाश्ता करती है। इतने में हाई हील की सैंडल और छोटे कपड़ों में आकर घमंड से पूर्वी कुर्सी खींचकर बैठती है। गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। हरि प्रसाद जी, नाश्ता सर्व कर दीजिए। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बना है आज का नाश्ता। जैसे नौकर हरि प्रसाद प्लेट में नाश्ता परोसते हैं, पूर्वी घमंडी मिजाज में बोलती है, ओह नो, ये क्या घास फूस बनाए हैं। ये मेथी का पराठा देखने में कितना मैसी मैसी लग रहा है, और ये आलू की सब्जी, सीरियसली ये मैं खाऊंगी? नो वेज। पर बेटा एक बार खाकर तो देखो, आलू की सब्जी में बुराई क्या है? डैडी, आलू की सब्जी गरीब लोग खाते हैं, हम जैसे अमीरों के परिवार में मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, चाप की सब्जी बनी अच्छी लगती है। और ये तुमसे किसने कहा कि गरीब लोग ही आलू खाते हैं? माँ, तुमने देखा नहीं है क्या हमारे गरीब पड़ोसियों के परिवार में डेली डेली आलू ही बनता है, या फिर आंगन में जो घास फूस उगाया है उन्होंने वही बनाकर खाते हैं। पूर्वी की ऐसी बातें करना घर के नौकर हरि प्रसाद को अच्छा नहीं लगता। बिटिया, हर गरीब के पास मटर पनीर खाने की क्षमता नहीं होती। इस तरह से किसी गरीब की जिंदगी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं, भगवान को भी बुरा लगता है। गुस्से में लाल पीली होकर पूर्वी सारा खाना नौकर पर डाल देती है। हाउ डेयर यू हरि प्रसाद, तुम दो कौड़ी के नौकर की इतनी हिम्मत हमारे फैमिली मैटर में बोलने की? जस्ट गेट लॉस्ट राइट नाउ, जाओ यहाँ से। अब तक तो आप समझ गए होंगे क्या अमीर परिवार में पली बड़ी पूर्वी एक नंबर की बदतमीज, बिगड़ैल और किस कदर घमंडी थी। वहीं एक गरीब परिवार में पली बड़ी बेटी का स्वभाव कैसा होगा, चलिए देखते हैं। जहां आरोही अपने खाली रसोई में दुखी बैठी है, उसके चेहरे पर चिंता साफ साफ दिख रही है। ये भगवान, राशन में सब कुछ खत्म हो गया है, डिब्बे में मुट्ठी भर आटे के अलावा कुछ भी नहीं है। इतने से मैं 5 परिवार का पेट कैसे भरूंगी? सब लोगों को कैसे खिलाऊंगी? ये सोचकर गरीब घर की बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
उधर अधेड़ उम्र की दादी, माता पिता और भाई पवन खाने के इंतजार में बैठे थे। तभी आरोही आंगन में आती है, जहां उसने सब्जी की छोटी सी क्यारी लगा रखी थी। झोपड़ी के मचान पर तुरई, लौकी लगी हुई थी। क्यारी में हरी मिर्च, धनिया, लहसुन और गाजर, पालक, शलगम बोया हुआ था। शुक्रिया भगवान जी, मेरी मेहनत रंग तो ले आई। ऐसा करती हूँ, उन सब्जियों को तोड़कर ले जाती हूँ और सबको चीला बनाकर खिला दूंगी। गरीब घर की बेटी आरोही इसी प्रकार समझदारी से अपने परिवार को लेकर चलती थी। वो घरेलू कामों में कुशल थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई 10वीं के बाद छूट गई थी, क्योंकि रामू की इतनी कमाई नहीं थी कि वो मजदूरी करके जो 100-200 रुपए कमा रहा था उससे घर का खर्चा चला पाता। एक दिन बिल्डिंग का निर्माण करते हुए छड़ उसके एक पैर के आर पार हो गया। अब एक पैर खराब हो जाने के बाद वो कमाने में असमर्थ हो गया। अब गरीब परिवार में दाल रोटी बनना भी आफत हो गया, जबकि पूर्वी, जो कि अमीर परिवार की बेटी थी, दावत खा रही थी। आरोही के घर की तंगी के चलते हर्ष उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है, जिससे पूर्वी को जलन मचने लगती है। माँ, डैडी को बोलो इस गरीब को अभी निकाल दे। कितनी थर्ड क्लास और चीप है ये लड़की। ऐसा नहीं कहते पूर्वी, ये बेचारी यहाँ काम करने आई है, इसके घर की हालत खराब है। ओह, ये हमारे घर में सर्वेंट का काम करेगी। चलो फिर अभी मेरी सैंडल साफ करो, मुझे पार्टी में जाना है। आरोही की आंख से आंसू आ गए। वो अपने परिवार की भुखमरी को याद करके सैंडल साफ कर देती है। ऐसे ही समय बीतता है। पूर्वी हर टाइम उसे तंग करती थी, जबकि उसका भाई आदि अच्छा था। हे यू नौकरानी, तुम किस तरह से मेरे कमरे में सफाई करती हो? कितना कूड़ा कचरा मचा हुआ है, इसे क्या तेरा बाप आके साफ करेगा? पूर्वी, तमीज से बात करो, जो बोलना है मुझे बोलो, मेरे बाबा को नहीं। पूर्वी दीदी, तुम क्यों आरोही दीदी की रैगिंग करती रहती हो? मैं पापा को बता दूंगा। मेरा सगा भाई इस नौकरानी का चमचा बन गया है। कोई बात नहीं, मैंने भी इसको तारे नहीं दिखाए तो मेरा नाम पूर्वी नहीं। सारा दिन काम करके आरोही बचा कुचा खाना अपने परिवार में ले जाती। भूख के चलते बेचारे गरीब परिवार वाले बिना कोई गिला शिकवा किए खा लेते। लेकिन एक दिन पूर्वी अपना डायमंड सेट छिपाकर चोरी का इल्जाम आरोही पर डाल देती है और उसे मारती है, जिसके बाद दोनों अमीर गरीब परिवार में आमने सामने से लड़ाई हो जाती है। मम्मी डैडी, मैं सच कह रही हूँ, उसने मेरा डायमंड सेट चुराया है। वो मुझे कितना पसंद था। मत रो मेरी बच्ची। हर्ष, सोच क्या रहे, उस लड़की को भी पुलिस के हवाले कर दो। जब जेल में चक्की पिसवाएंगे तो सच उगल देगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता रोमा। यह सुनकर रोमा गुस्से में कॉलर पकड़कर बोलती है, आखिर इस गरीब लड़की के लिए तुम्हारी हमदर्दी की वजह क्या है? लगती क्या है ये तुम्हारी आखिर? बेटी है ये मेरा अपना खून, मेरे जिस्म का हिस्सा है। सुना तुमने? सच सुनकर दोनों परिवारों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोते हुए पूर्वी पूछती है, अगर ये आपकी असली बेटी है तो मैं कौन हूँ डैडी? जवाब दीजिए। पूर्वी के सवाल खड़ा करने पर हर्ष 18 साल पीछे गुजरे पल को याद करने लगता है, जब एक ही टाइम पर सीता और रोमा दोनों गर्भवती थी। किस्मत से दोनों की डिलीवरी की डेट एक ही दिन में थी। देखिए हर्ष साहब, आपकी पत्नी का केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बच्चा पेट में घूम गया है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इस वक्त मैं अपनी पत्नी को कहां लेकर जाऊंगा? थक हार कर हर्ष रोमा को सरकारी अस्पताल में लाता है, जहां एक तरफ बेड पर सीता तो दूसरी बेड पर रोमा दोनों बेटियों को जन्म देती हैं। लेकिन रोमा की बेटी कुपोषित निकलती है। देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते आपको यह बताना मेरा फर्ज है कि यह बच्ची कुपोषण का शिकार है। इसका कोई भविष्य नहीं है, ये फ्यूचर में चल फिर नहीं पाएगी। हर्ष नोटों की गद्दी जेब से निकालकर डॉक्टर को थमाते हुए बोला, वो जो झूले में सुंदर बच्ची है उसे हमें दे दो डॉक्टर, और ये राज हमारे बीच ही रहना चाहिए। पैसे के बदले डॉक्टर गरीब रामू सीता की बेटी को अमीरों की झोली में डाल देता है। इधर सीता उस कुपोषित बच्ची की दिन रात मालिश करती है, जिससे वो बिल्कुल आम बच्ची की तरह हो जाती है। आपने इतने सालों तक मेरी खुद की बच्ची को मुझसे दूर रखा। कैसी बदकिस्मत माँ हूँ मैं, जो अपनी बेटी को अपना दूध तक नहीं पिला पाई। आज आरोही मेरे सीने से लग जा। आरोही डबडबाई आंखों से अपने गरीब माँ बाप की सूरत देखकर कहती है, आपने मुझे पैदा किया है, लेकिन मुझे सीता माँ ने पाला पोसा है, और जन्म देने वाले से तो पालने वाला बड़ा कहलाता है। यही मेरा परिवार है। सच से रूबरू होकर भी आरोही ने गरीब परिवार को ही चुना। तब हर्ष इमोशनल होकर बोलते हैं, मैं मानता हूँ मैं दो माओं का गुनहगार हूँ, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों अमीर गरीब दो परिवार नहीं बल्कि एक परिवार बनकर रहें? अम्मा जी, आप ही फैसला करें। गोमती सबको देखते हुए बोली, हमने तो तुम्हें कभी अपना पड़ोसी माना ही नहीं।
अपने परिवार के जैसा ही समझा था। आज से हम दो नहीं, एक परिवार हैं। इस तरह अंत में सारे शिकवे भुलाकर एक खूबसूरत परिवार बनता है। सब लोग बिना किसी खलिश के खुशी खुशी साथ साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी अमीर गरीब बेटी की ये कहानी? हमें कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही आपको हमारी कहानी की इन अमीर गरीब बेटियों में किसका स्वभाव ज्यादा पसंद आया, हमें ये भी बताइए। ससुराल संभालो बहुरानी। 10 बज चुके थे, लेकिन डेजी अपने कमरे में सो रही थी। तभी झाड़ू लेकर माँ मंजू कमरे में आ जाती है। हे भगवान, घड़ी में सुई 10 से भी पार हो गई, लेकिन ये अभी तक खर्राटे ले रही है। डेजी, चल उठ भी जा। मंजू पंखा एसी दोनों बंद कर देती है, जिस पर डेजी बुदबुदाने लगती है। वो माँ, पंखा एसी क्यों बंद कर दिया? सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। जैसे इस लड़की के लक्षण है ना, जाने ये कल को ससुराल कैसे संभालेगी। अभी जितनी मौज करनी है मायके में काट ले, क्योंकि ससुराल में तेरी सास पैर पसारे 10-10 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहने नहीं देगी। क्यों माँ, बहुओं ने ससुराल संभालने का ठेका वेका थोड़ी लिया है। मुझे पता है अपनी सास को कैसे पटाना है। फिर मेरी सास खुद ही मेरे लिए रोटी पकाएगी। डेजी एक बहुत ही कामचोर लड़की थी, जो ऐसा ससुराल चाहती थी जहां उसे काम ना करना पड़े, जबकि सावित्री देवी एक संस्कारी और कामकाजी बहू की उम्मीद लगाए बैठी थी, जो आकर उसका घर संभाल ले। अरे सावित्री, जरा एक कप चाय तो पिला दो। फिर से चाय? अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने चाय पी है। इतना भी चाय के चासुड़ू मत बनो, दिन भर अखबार में घुसे रहते हो। उठो और कुर्ता पहनो। लेकिन जाना कहाँ है? अजी, इतनी जरूरी बात कैसे भूल गए? आज हमें नितिन के लिए लड़की देखने जाना है। तभी सावित्री का बेटा नितिन आ जाता है। माँ, ये क्या कपड़े प्रेस किए हैं? इसे पहनकर दफ्तर गया तो नमूना लगूंगा। आज तू दफ्तर नहीं जाएगा। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि आज हम सब आपके लिए लड़की देखने जा रहे हैं भाई। लेकिन माँ, इतनी जल्दी क्या है मेरी शादी की? मुझे नहीं करनी अभी शादी। बाहर से ना कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर भैया के मन में तो शादी के लड्डू फूट रहे हैं, है ना, है ना, है ना? पूर्वी की बच्ची, तू चुप हो जा। तभी सावित्री नम आंखों से कहती है, देख नितिन बेटा, तेरी बुढ़ी माँ से अब अकेले घर संभाला नहीं संभलता। तुझे पता है मेरी उम्र की पद्मा विमला पोते पोती खिला रही है, और तेरी भी उम्र हो रही है। सही उम्र में शादी करना अच्छा है, और फिर बहू आकर ससुराल संभाल लेगी। मुझे भी बैठे बैठे बहू के हाथों की पकी पकाई रोटी मिलेगी। आखिरकार नितिन शादी के लिए तैयार हो जाता है, और थोड़ी देर में वह डेजी को देखने मंजू के घर आ जाते हैं। जी नमस्ते मंजू जी। अजी आइए आइए समधी जी, समधन जी, मैं तो कब से आंखें बिछाए आप लोगों के आने का इंतजार कर रही थी। माँ, आपको नहीं लगता लड़की की माँ ज्यादा ही तेज चल रही है? अभी लड़की भी नहीं देखी हमने, और समधियां आना जता रही हैं। कहीं उनकी बेटी कामचोर तो नहीं, जो ये जल्दी जल्दी शादी करके भगाना चाहती है? चुप कर तू पूर्वी। डेजी, पैसे वाली पार्टी लगती है, सीधे जाकर पैरों में गिर जाना इन बुढ़े बुढ़िया के। प्रणाम माँ जी। प्रणाम पिताजी। खुश रहो, बड़ी ही संस्कारी बच्ची है। आप लोग नाश्ता कीजिए, सब कुछ डेजी ने बनाया है, ये खस्ता कचौड़ी समोसे। जी जी, खाते हैं। ऐसा फील आ रहा है जैसे ये फेंक तो नहीं रही हमारे आगे। बहुत ही बढ़िया बना है सब कुछ। बेटी, इसके सिवा तुम्हें किचन में और क्या क्या आता है? अब होने वाली सासू माँ जी, क्या बताऊं कि मुझे किचन में आलस आता है, पसीना आता है, और चक्कर तो बहुत आता है। जी, सब कुछ बनाना आता है। फिर तो संजोग मिल जाएंगे हम सास बहू के, ये रिश्ता पक्का। सावित्री बड़े ही अरमानों से डेजी को बहू बनाकर लाती है और खुशी खुशी गृह प्रवेश कराती है।
आओ बहू रानी, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। बनवारी जी, आज तो मैं गंगा नहा ली। बहू, अब तुमको ही ससुराल को संभालना है, मुझे फुर्सत दो घर के कामों से। इतना बड़ा ससुराल संभालने की जिम्मेदारी से बहू के चेहरे पर तो 12 बज गए। हाय, मैं मर गई। माँ ने तो कहा था कि ये लोग पैसे वाले हैं, मगर यहाँ एक नौकर चाकर भी नहीं। इतने लंबे चौड़े ससुराल का झाड़ू पोछा लगाते मैं कहीं निपट ही ना जाऊं। नारी बाबा ना, इतना बड़ा ससुराल संभालना मेरे बस की नहीं है। मम्मी जी, मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। ननद बहू को इस पर टॉन्ट मारती है। भाभी, आप तो जिम्मेदारी सुनकर ही थक गई, ससुराल संभाल लोगी ना। पूर्वी, क्यों अपनी भाभी को सता रही है? जा बहू, तू आराम कर। डेजी नितिन के साथ कमरे में आ गई। अगली तड़के सुबह सास उसे उठाने आई तो उसने मुंह तक चादर तान लिया। बहू उठ जा, आज तेरा पहला दिन है, सारा काम धाम बिगड़ा पड़ा है। चिल्लाती रहो सासू माँ, मैं नहीं उठने वाली। जाने कहाँ की नींद आई है बहू को, कब से चिल्ला रही हूँ मगर इसने एक चूं तक नहीं की। थक हार कर सास खुद ही पूरे घर का काम काज निपटा कर नाश्ता बनाती है, तभी बहू मेज पर आकर भोली भाली बनने का दिखावा करती है। सॉरी 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 सासू माँ, आज मेरा ससुराल में पहला दिन था लेकिन मेरी आंख नहीं खुली। बेचारी सास सीधेपन में बहू की काम चोरी की चाल को समझ ना पाई और मुस्कुराहट से कहा, अरे कोई बात नहीं बहू, मैं समझती हूँ, शादी ब्याह की भाग दौड़ में थकान हो जाती है। अब आगे तो ससुराल तुझी को संभालना है, शाम को कुछ अच्छा बनाना। फिर शाम में? अरे नहीं बहू, क्या बना रही हो खाने में? सास के पूछने पर बहू दुखी होने का ड्रामा करते हुए बोली, मम्मी जी, बनाने को तो बहुत कुछ सोचा था लेकिन माँ का फोन आया था। क्या कह रही थी समधन जी? जी, हमारे में ऐसी रीत मानी जाती है कि जब तक बहू के हाथ की मेहंदी ना छूटे उसे कोई भी काम करना अपशगुन होता है, लेकिन आप कहेंगी तो बना दूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, थोड़े दिन की बात है, जब तक तेरी मेहंदी नहीं उतरती मैं बना लूंगी खाना। वैसे भी तेरी शादी करके आने से पहले तक भी तो रोटी पानी मैं ही बनाती थी, फिर आगे तो तुझी को ससुराल संभालना है बहू। बेचारी सास का पूरा दिन घर में उलझकर बीत जाता। बहू ने चाल पट्टी जो ऐसी खेली थी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई, सासू सारा काम करे, बहू रानी खाए मिठाई। ओहो, कितना मजा आ रहा है इस एसी की ठंडी ठंडी हवा में। ससुराल हो तो ऐसा और बहू हो तो मुझ जैसी बहानेबाज। दरवाजे के बाहर खड़ी ननद पूर्वी सब सुनकर अपनी माँ के पास आती है। माँ, भाभी जितनी सती सावित्री दिखती हैं वो उतनी चंट हैं। अरे पूर्वी, अपनी भाभी के लिए इतना कड़वा क्यों बोल रही है? क्या हुआ है? पूर्वी सब कुछ अपनी माँ को बताती है, जिसे सुन के सास ने आंखें चढ़ा ली। अच्छा, तो बहू मेरे साथ नाटकबाजी खेल रही थी ताकि उसे ससुराल ना संभालना पड़े। अब इसकी अकल ठिकाने तो मैं लगाती हूँ। सावित्री गिनकर रोटी बनाती है जो कि सब में खत्म हो जाता है, बस बच जाती है बहू। उफ, पेट में चूहे दौड़ रही हैं। चल डेज़ी, कुछ खाया जाए। बहू किचन में आती है मगर बर्तन खाली देखकर किलसकर सास से कहती है, माँ जी, खाना कहाँ है? खाना तो खत्म हो गया बहू। चल कोई ना, तू अपने लिए कुछ बनाकर खा ले। लेकिन माँ जी, अभी तो मेरी मेहंदी भी नहीं उतरी। अरे बहू, तूने मेहंदी लगाई है या एशियन पेंट पोत लिया है? सालों साल थोड़ी चलेगा, बहुत दिन बीते बहू रानी, अब रसोई संभालो। कहकर सावित्री चली जाती है। अब डेजी को ना चाहते हुए भी ससुराल संभालना पड़ता है, जिसमें सुबह सवेरे उसे झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। देखो तो जरा, झाड़ू पोछा लगा लगा के मेरे दूध जैसे गोरी चिट्टे हाथ कैसे काले पड़ गए हैं। पोछा लग गया हो बहू रानी? तो जाओ, अभी बर्तन धोने बाकी हैं।
बहू बुदबुदाते हुए आकर चिक चिक करते हुए बर्तन धोना चालू कर देती है। तभी उसका नाखून टूट जाता है। मम्मी, मेरा प्यारा नाखून, मैंने कितनी मेहनत से बढ़ाया था, टूट गया। माँ, लगता है भाभी अपने मायके में काम धाम नहीं करती थी, क्योंकि इतने लंबे नाखून कामचोर लड़कियों के ही होते हैं। बहू को ऐसा लगा जैसे ननद ने ताना कसा। इसी तरह समय बीत गया। एक दिन गर्मी में खाना बनाते हुए बहू का हाल बेहाल हो जाता है। हे भगवान, पूरे शरीर से तर पसीने में भीग गई हूँ मैं, तो किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। तभी सावित्री किचन में आई। मम्मी जी, ये 2-3 लोई बच गई हैं, रोटी बना देंगी प्लीज, मुझे गर्मी लग रही है। अरे 1 आधा मिनट तो लगेगा, बना ले बहू, ससुराल संभालना सीखो, यहाँ की बहू हो तुम। ये सुनकर बहू गुस्से में सास से झगड़ पड़ी। बस कीजिए मम्मी जी, जिस दिन से आई हूँ एक ही डायलॉग आप रोज रोज मारती हो, बहू ससुराल संभालो, ससुराल संभालो। कोई भी मेरा हाथ नहीं बटाता। अरे कैसे करता कोई तुम्हारी मदद? तुमने अपनी सास से ऐसी चाल पट्टी खेली, काम न करना पड़े इसलिए रोज नए बहाने मारती रही। अपनी सच्चाई सुनकर बहू शर्म से पानी पानी हो गई और कहा, मम्मी जी मुझसे गलती हो गई, मुझे पछतावा है। मैं शुरू से ऐसा ससुराल चाहती थी जहाँ मुझे काम न करना पड़े। मैं लेजी थी, लेकिन अब मैं सब करूँगी, बस आप मुझे ताने मत मारना। आखिर में सावित्री अपनी बहू को सुधार कर रास्ते पर ले आती है और डेजी संस्कारी सुशील बहू बनकर अपना ससुराल संभाल लेती है।